Good evening. How's it going? Going well? All good. Yeah, ma'am. That's fantastic. Okay, so today we're going to start with a lesson which is called, conjunctions. Before starting conjunctions, I just want you to understand some, types of conjunctions, means understanding about them, how they are used in spoken English, and what is the need of them. So generally what happens, so we do not speak only one type of sentence in our speaking, neither we speak nor write. We need specific, participants in the sentence so that we can connect more sentences with one, and we can reduce the size of the sentence. Because in writing and speaking in both the manner, we need proper sentences, precise sentences, not lengthy and heavy sentences, right? For learning English, it is okay to follow subject verb agreement every time. Subject, verb, and object, subject, verb, object, and all. But when it comes to make the real sentences, we try to shorten the sentence as much as we can, right? Our first requirement is that only, so that we should we should sound like a very advanced speaker, native speaker of English. Can't chant karke we can prepare a wonderful sentence style. So here today we are going to learn about the conjunctions, and I'll be just telling you the conjunction in simple mode, not very typical formal mode where we will be learning definitions and all those things. We will directly be learning them in sentence formation. But still, we should know about the types of conjunctions. So I'm sharing my screen and just telling you about the same. So basically, the conjunctions are called the words which join two words, phrases, sentences. मतलब हम तो छोटे शब्द भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो फ्रेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो सेंटेंस खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा लंबा एक सेंटेंस भी ज्वाइन कर सकते हैं. That is the smallest understanding of conjunction. The common conjunctions are which we used, like and, which gives another information, which want to if we want to add two information in one sentence, we can use with and, right? We also know but अपोजिट इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए दिया जाता है. इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंट्रास्ट इंफॉर्मेशन. कंट्रास्ट हम सबको पता है, वी लर्न कंट्रास्ट इन कलर मैचिंग. तो अगर कोई किसी का ऑपोजिट कलर है जिसकी मैचिंग वो नहीं है, तो दोज आर कॉल्ड दी कंट्रास्ट सेंटेंसेस. तो जितने भी हमारे कंट्रास्ट सेंटेंसेस हैं उसके लिए हम बट यूज करते हैं. मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन से बिल्कुल भी अलग है, एंड वो दोनों बिल्कुल साथ में नहीं है. दैट्स व्हाई दे गिव कंट्रास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर, एंड उनको हम कहते हैं बट के साथ यूज किया जाता है. देन वी ऑल्सो हैव एंड, बट. ये तो ऐसे कॉमन conjunctions हैं, जनरली वी नो अबाउट देम. देन वी ऑल्सो नो बिकॉज. आपको पता है बिकॉज इज यूज्ड फॉर गिविंग रीजन, कारण देने के लिए काम किया जाता है. दैट इज कॉल्ड बिकॉज. इसको हम हिंदी में वी जनरली कॉल इट
क्योंकि, बिकॉज ऐसा हुआ, तो क्योंकि ऐसा हुआ, लाइक दिस, है ना, इसी कारण, क्योंकि। वी यूज बिकॉज ऑल्सो कॉमनली। अब आप देखोगे ना, तो ये कंजंक्शंस जनरली हमने बहुत यूज किए होते हैं, वी नो अबाउट देम वेरी वेल, और फिर हम इन्हें बहुत अच्छे से यूज भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है तो हमें थोड़ा समझना होगा कि हम सिर्फ सिंगल कंजंक्शंस यूज नहीं करते हैं, वी ऑल्सो यूज सम, we have two types of conjunctions in English. तो ये तो एग्जाम्पल है सिंपल वाले विच वी नो, बट हमारे पास में दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो सेंटेंस में एक के साथ दूसरे वाले के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं, दे आर द कंजंक्शंस जो पेयर में होते हैं, दे आर कॉल्ड द पेयर कंजंक्शन, और सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट में लिखते हैं, और ये फर्स्ट के साथ दूसरा कोऑर्डिनेट करके, मतलब दो कंजंक्शन, एक ही कंजंक्शन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट करके चलता है। तो एक हो गया कोऑर्डिनेशन वाले कंजंक्शंस, एक ही साथ में लग जाते हैं और एक के साथ दूसरा कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, एक जैसे कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो एंड हो सकते हैं, वो बट हो सकता है, वो स्टिल हो सकता है, एक ही पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट में कोऑर्डिनेशन चलता है एक कंजंक्शन से, वो बिकॉज हो सकता है। यहाँ तक कि इट कैन बी एज वेल एज, जैसा बड़ा कंजंक्शन लगता हमेशा एक साथ ही है। ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, और इनका सेम लाइक वन कंजंक्शन इज यूज्ड इन टू क्लॉजेस, और ये उसको ज्वाइंट करने का काम करते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड, मतलब कैसे हो गए, सिंगल कंजंक्शंस हो गए। इसमें हमने एंड लगा दिया, बट लगा दिया, स्टिल लगा दिया, बिकॉज लगा दिया, एज वेल एज एक बड़ा कंजंक्शन है, स्टिल वो एक ही जगह लगता है, यू कांट यूज इट डिफरेंटली, ये डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग नहीं लगता है, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन में ही साथ में आता है। देन वी कैन यूज और इज ऑल्सो हियर, ठीक है। ये कंजंक्शंस हमारे हो गए। फिर हम यट भी लगा देते हैं, ऐसे और भी दो तीन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे पास में दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन में वो सब ऑर्डिनेट करके उसको बनाया जाता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को सब ऑर्डिनेट करके बनाते हैं। ऐसे कंजंक्शंस हमने देखे हैं, आपने सुना भी होगा, बोथ एंड, ठीक है, आइदर और, neither nor, not only but also, ठीक है। These are the conjunctions which we actually use, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ये सबऑर्डिनेट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कंजंक्शन पार्ट के बाद आता है, और सेकेंड ऑप्शन सेकेंड कंजंक्शन पार्ट के बाद आता है। मींस फर्स्ट पार्ट बोथ के बाद आएगा, सेकेंड पार्ट एंड के बाद आएगा। तो ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेटेड होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको समझना होता है। तो हम सबसे ज्यादा जो कंजंक्शंस यूज करते हैं वो एंड हो गया, बट हो गया, स्टिल हो गया, बिकॉज हो गया, एज वेल एज हो गया। सबके अगर सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू करें तो एंड का अपना एक तरीका होता है बनाने का, दोनों ऑप्शन के बीच में लगता है। तो मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताती हूँ, जैसे राधा एंड रीमा आर फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस हो गया, है ना। बट डू यू नो, हम एंड को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, लेट मी टेल यू।
I like coffee and biscuits. सब्जेक्ट आप चाहो तो एंड वहां भी लगा सकते हो, ये एंड का शॉर्ट वर्जन होता है। आप चाहो तो वो ऑब्जेक्ट में भी लग जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन सब्जेक्ट, इट कैन बी यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये दो वर्ब को भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे शी इज डांसिंग एंड सिंगिंग। तो अल्टीमेटली एंड हमने लगाया एंड ही है, बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में इट इज यूज्ड इन सब्जेक्ट्स, सेकेंड वाले में it is used in objects, coffee and biscuits, and in third sentence it is used in actions, dancing and singing. This is the thing which we should understand about and. And हमेशा दो ऑप्शन के बीच में लगता है, वो दो ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं। जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा लंबी होती है तो फिर हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के पहले एंड लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वी will visit, we will visit temple, parks and malls. तो अब यहाँ पर हो गया temple, parks and last option के ठीक पहले लगा है and. So while writing and speaking we should understand the part of this. Let's come to the next part which is called but. But is basically used to show the contrast. कंट्रास्ट यूज करता है। कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट साइड ऑफ टू। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, गरीब है पर ईमानदार है। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। बिल्कुल अलग अलग शो करते हैं, दोनों ही ऑप्शंस एक दूसरे से कंट्रास्ट में रहते हैं, दोनों ही ऑप्शंस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से द नेक्स्ट सेंटेंस, he was well but didn't attend the class. अगेन शोइंग द कंट्रास्ट। तो ऊपर मैंने दो वर्ड्स को ऐड किया, नीचे मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस को ऐड किया। एक्चुअली इन दो बोथ द सेंटेंसेस द कॉमन सब्जेक्ट वाज ही, सो आई डिड नॉट रिपीट इट और मैंने डायरेक्ट लगा दिया। स्पोकन में चलता है ये चीज। ही वॉज वेल बट डिडंट अटेंड द क्लास, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस ही ओनली, वहां पर सब्जेक्ट ही है। सो दिस कैन बी डन स्पेशली when things are similar, और छोटे सेंटेंस है तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, okay, we can also write one more sentence here. I wanted to go in the party but I got fever at the 11th hour. It is a phrase, it is an idiom, at the 11th hour. Can somebody tell me the meaning of at the 11th hour? At last moment, at last moment, वो मुझे last moment में मुझे fever आ गया, right? तो यहाँ पे contrast, showing contrast. I wanted to go in the party, जाना तो चाहता था, but at last moment I got fever. तो ये sentences but के साथ use होते हैं। We can also use because. Because के लिए I want to tell you, because has many similar words like therefore, so, hence. ठीक है, they show the reason. Clear है ना? Because, therefore, so, hence. Now many students do not, they feel hence is the toughest part. It's not like this. Hence is the simplest part of the sentence. इसको बिल्कुल वैसे यूज करना है as we can use hence. Let's make a sentence with it. She was
ill. She didn't come to college because she was ill. Okay. Up at the place of because, we can also say therefore. Just a second. नहीं. Let me remove this. It is giving another meaning, है ना? Because, therefore. नहीं. Therefore कैसे बनेगा बताती हूँ. थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा. Let me give you a sentence here. Example है. थोड़ा सा sentence change करेंगे. She was ill. Therefore. So. Hence. She. Ma'am, what is the Hindi meaning of therefore? Was. बता दिया था. इसीलिए. Okay. Didn't come to college. है ना? तो थोड़ा opposite करना होगा sentence को. Sentence may be the same, but we have to change its places. तो अब हो जाएगा. She didn't come to college क्योंकि she was ill. She was ill, इसीलिए she didn't come to college. So I think they both are different. हिंदी में भी अलग है, इंग्लिश में भी अलग होंगे. ठीक है? She was ill, therefore, या फिर so, या फिर hence. Hence को हम अतः भी कहते हैं. Very much used in speaking and writing. अतः का exact meaning इसीलिए ही होता है. So it is also giving a proper reason of something, but in different manner. ठीक है? These are the commonly used. Then we also have still, yet. You can also take it as but भी यहाँ पर use हो सकता है, and even then. Even then का मतलब सबका meaning होता है फिर भी. ये दोनों सभी एक दूसरे के similar हैं. For an example, she was unwell, still she came at work. ठीक है? You can also say yet she came at work. You can also say even then, फिर भी वह काम पर आई. वह ठीक नहीं थी, फिर भी वह काम पर आई. These are giving the same meaning and showing again still, yet, and even then also shows contrast of first to the second. दोनों एक दूसरे के opposite side वाले होते हैं. ठीक नहीं थी, फिर भी आई. It is also showing contrast, but is also showing contrast, because it's showing a different type of reason, and therefore is showing the proper direct reason of something. And is used for adding two information together. The information can be word, can be phrase, can be sentence. ये तो हम सभी के साथ कर सकते हैं. अच्छा, there is difference in and or. Let me tell you. और हिंदी का और इंग्लिश का एंड होता है, बट OR इंग्लिश का जो है वो हिंदी का और नहीं होता है. हिंदी में और का मतलब है या ये, like this. So let's make a sentence here with or. ठीक है? Giving two different options, this one or this one, like this. So she will take white bread. Let's make a sentence. कोई बना सकते हैं. Or brown bread. Brown bread आप लोग जानते होंगे. Brown bread is wheat bread. है ना? And white bread is मैदा bread. मैदा से बना होता है जो. Refined flour कहते हैं मैदा को. Refined flour, इतना रिफाइन कर देते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. So it tastes well, but there is no nutrient in white bread.
और white मैदा which is called refined flour. आपको पता है ना जो जितने भी refined oils होते हैं they are harmful for our body because जो भी जिस चीज से भी बनाए जाते हैं उसको इतना पॉलिश इतना व्हाइट कर दिया जाता है क्लैरिटी लाने के लिए कि वो उसके अंदर की सारे गुण खत्म हो जाते हैं। और जितना ज्यादा डार्क होगा जितना रिफाइंड कम होगा तेल ऑयल उतना ही हेल्दी होता है। लाइक कच्ची घानी तेल ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल जो जौ से बनता है ना, sunflower oil because they are they cannot be proceed with many refining processes. सेम विथ मैदा ऑल्सो है ना, मैदा को इतना वाइट आपको पता है ना मैदा प्रोडक्ट है ना हाउ इट इज मेड, वॉशिंग एंड देन क्लीनिंग वॉशिंग क्लीनिंग वॉशिंग क्लीनिंग एंड देन दे गेट इट। तब तक गेहूं के अंदर का सब निकल चुका होता है, इट्स जस्ट लाइक अ रबर प्रोडक्ट। सो व्हाइट ब्रेड इज अबाउट दैट रिफाइंड फ्लोर एंड ब्राउन ब्रेड इज अबाउट व्हीट फ्लोर, टिपिकल आटा ब्रेड। ठीक है, थोड़ी सी टेस्ट में अलग लगती है। ओके, शी विल टेक white bread or brown bread, that means she will take only one, यहाँ पे कोई भी option added नहीं है। ठीक है, next we have he will start his own business or do a job, that means only one option he will choose, this or that। तो यो हिंदी वाला और का मतलब एंड होता है, इस और का मीनिंग होता है या, दिस वन और दैट वन, ऐसा मीनिंग है। ठीक है, फिर आता है एंड का ही एक भाई है एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एंड। ठीक है, मतलब ये भी इसके साथ ये भी, इसको और हिंदी में कह सकते हैं और भी, ये भी और भी ये, लाइक दैट। तो एज वेल एज यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको वो ऊपर वाला सेंटेंस बनाती हूँ, राधा एज वेल एज रीमा। ठीक है, एज वेल एज राधा एज वेल एज रीमा। अब ध्यान रखना है एज वेल एज के जो बाद वाला सेंटेंस का पार्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं इज फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, एज वेल एज राधा एज वेल एज रीमा इज फ्रेंड, मतलब हम जो राधा और रीमा देख रहे हैं ना उसके हिसाब से जो एज के लास्ट सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हम पीछे भी लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल I will or I would like to have I would like to have tea, bread as well as butter। अब यहाँ पर वर्ब की टेंशन नहीं होती है क्योंकि एज वेल एज लास्ट में लगा है, जिसके बाद सिर्फ ऑप्शन है, दूसरा कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है ना। लेकिन आगे जब लगता है एज अ सब्जेक्ट, जब ये अलोंग करने की कोशिश करता है, साथ में बताता है ये भी और ये भी, तब ये बताता है, तो फिर उसमें हम वर्ब लास्ट ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, he as well as she is going with me। वह उसके साथ ही वह मेरे साथ जा रहे हैं। तो वह और वह ऐसे ले सकते हैं, ही और शी बोला है मैंने, हम चाहे तो नाम भी ले सकते हैं। राधा as well as रीमा, oh sorry this R should be capital है ना, रीमा मेरे साथ जा रहे हैं। तो रीमा के बाद वाला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ही हम क्या लगाते हैं, वी यूज द वर्ब। ये थोड़ा एज वेल एज का हमें ध्यान रखना होगा, बाकी हम सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। एज वेल एज का मतलब ही होता है इसके साथ ये भी, द सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो, इट कैन हैव थर्ड ऑप्शन एज वेल। अच्छा, एज वेल क्या होता है बता देती हूँ, हम एज वेल एज को सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगता है बताती हूँ। उसको ऐसे लगाते हैं, एंड लगाएंगे
और फिर सबसे लास्ट में लगाएंगे एज वेल। बिल्कुल इसी का भाई है। रिटन इंग्लिश में तो हम पूरा एज वेल एज लगाते हैं। नाउ डेज वी हैव शॉर्ट वर्जन ऑफ एज वेल। कैसे लगता है बताती हूँ। ही आई वुड लाइक टू I would like to visit the city and surrounding areas as well. इसका मतलब है मैं सिटी और उसके साथ साथ आसपास के एरियाज भी घूमना चाहूंगा। अब यहाँ पर मैंने एज वेल एज भी लगा सकती थी मैं। आई वुड लाइक टू विजिट द सिटी एज वेल एज सराउंडिंग एरियाज, लेकिन मुझे एज वेल लगाना था। एज वेल के पहले वो एंड जरूर आता है। टू डिफरेंट शी एकदम सेंटेंस हो जाता है। आई वुड लाइक टू विजिट द सिटी and surrounding areas as well. This is little advanced speaking and writing of as well. ठीक है, इससे एक और सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं इसी के साथ में। Now you listen whenever good speakers speak English, आप उनकी as well की एक तरीका देखना, अलग ही बोलते हैं as well को वो लोग, है ना। तो मैं भी एक बार बोल के दिखाती हूँ। The Omicron virus is affecting cities, towns, and villages as well. You keep listening these as well usages. जनरली एज वेल ऐसे भी यूज किया जाता है या फिर एज वेल एज पूरा यूज किया जाता है लास्ट ऑप्शन के ठीक पहले एंड की तरह, बिल्कुल एंड की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है इसके साथ ये भी। एज वेल एज का एक भाई और होता है विच इज कॉल्ड अलोंग विथ। आपको उससे सेंटेंस बना के बताती हूँ। द वर्ड इज कॉल्ड अलोंग विथ। ठीक है, तो अलोंग विथ का मतलब होता है इसी के साथ, जैसे along with, और ध्यान रखेंगे along with के बाद आने वाला जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो आपको एक सेंटेंस बना के बताती हूँ। राधा along with रीमा is joining me at lunch। ठीक है, राधा along with रीमा इज ज्वाइनिंग, इसका मतलब है राधा और रीमा जो हैं वो लंच में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो राधा के साथ रीमा मुझे डिनर में क्या कर रहे हैं, Ma'am, please unmute yourself. Ma'am, your voice is not clear. Hello. Okay. So राधा रीमा के साथ मुझे ज्वाइन करेगी लंच पर, है ना। सेंटेंस ये है। यहाँ पे दूसरा और बना लेते हैं। सेंटेंस इज teachers along with students will visit the museum। Sorry, museum। ठीक है, teachers along with students will visit museum। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है हम अभी, क्योंकि विल तो सभी के साथ यूज हो सकता है तो उसमें क्लैरिटी नहीं बनती है। इज़एमआर में बस ध्यान रखेंगे
कि इस तरीके से वो यूज हो पाएगा along with के साथ में। ये सारे के सारे कंजंक्शंस जो हैं वो हमें कोऑर्डिनेटिव ऑप्शन ही दिखाते हैं, एक से दूसरा कोऑर्डिनेशन। वो अलग अलग सैंपल में दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस नहीं देते हैं। सो जितने भी हमने अभी सीखे हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग conjunctions which are coordinating with first option to the other option, right? Clear है ना? अब आप लोग इससे related, if you want to ask anything, you can ask related to this. Ma'am, here we use is Radha along with Rima. Instead of along with, we add and, then we should use are, right ma'am? हाँ, क्योंकि एंड के साथ में जो वर्ब होती है वो दोनों को अलग अलग काउंट करती है, इसलिए वो प्लूरल होते हैं। लेकिन अलोंग विद, एज वेल एज, एंड और जब लगता है तो इनके इन ऑप्शन के बाद वाले ऑप्शन क्या बोलते हैं उसको, चॉइस को देखकर हमें वर्ब लगानी पड़ती है। ये रूल इनका है। एंड से सब कुछ प्लूरल होता है, जो भी ऐड करते हैं वो सब प्लूरल आता है। That's why people do this mistake, along with और as well as के साथ भी प्लूरल ही लगाना पसंद करते हैं, is और are में से are ही चूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें along with के बाद वाला ऑप्शन देखना है, यहाँ as well as वो as के बाद वाला ऑप्शन देखना है, एंड ऊपर और के बाद वाला ऑप्शन देख के वी हैव टू चूज द वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल होता है, थोड़ा सा याद रखना होगा, बट इट विल कम व्हेन वी हैव सच प्रैक्टिस। आ जाता है वो धीरे धीरे, ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। करेक्ट मैम? स्टिल एट, स्टिल एट, इवन देन, इसको मैम थोड़ा समझा दीजिए दोबारा। इसका मतलब होता है फिर भी, स्टिल, yet and even, फिर भी। You see the sentence? She was unwell, फिर भी वह काम पर आई, right? So you can use still, yet, even then. Still can be abhi bhi also. It can be abhi bhi also. Still the same problem. But वो still जो है वो as a kind of preposition use किया जाता है। They have the same problem. तो वहां पर वो एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है, ना कि कंजंक्शन, क्योंकि दूसरा कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है ना। तो स्टिल के दो मीनिंग, लेकिन आगे आप स्टिल, यट और इवन देन के सिमिलर मीनिंग देखेंगे तो फिर भी ही रहता है उसका मीनिंग, फिर भी, है ना। ओके, एंड चलिए। Now it's clear ma'am. Clear, very good. Now you should frame your own sentences with all these conjunctions which you have learnt just now related to coordination. The other part of the conjunctions we will do tomorrow, where I'll be taking more conjunctions, and I will also be adding the subordinating conjunctions, which are in two parts basically. ठीक है? Now you join the class so that we can move to the next part of the class.